नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समाज शास्त्र की। हमारे पास है बयालसी महाविद्यालय जलालपुर जौनपुर के समाज शास्त्र विभाग के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से मिली कुछ जानकारी, और हम कोशिश करेंगे इसी के आधार पर ये समझने की कि भाई समाज शास्त्र क्या है, कैसे ये एक विषय बना और इसको समझने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, आखिर ये है क्या चीज़? जो जानकारी हमारे पास है वो कहती है कि ये एक नया सामाजिक विज्ञान है। अब देखिए, समाज के बारे में सोचना विचारना तो बहुत पुराना है, शायद जब से समाज है तब से। लेकिन समाज का एक सिस्टमैटिक, एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, ये कुछ नया है, आधुनिक युग की बात है। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि आखिर समाज के एक व्यवस्थित और जिसे कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत वो महसूस ही क्यों हुई। देखिए, समाज पर चिंतन तो आपको प्लेटो अरस्तू के समय से मिलेगा, पर वो ज्यादातर दार्शनिक किस्म का था या ऐतिहासिक। समाजशास्त्र ने इसे एक एक अलग वैज्ञानिक पहचान दी। और मजेदार बात यह है, जैसा आपने कहा, ये नाम भी बहुत पुराना नहीं है। जानकारी के हिसाब से करीब 1838 के आसपास का है। अच्छा। हाँ, उससे पहले कोशिशें तो थीं समाज को समझने की, पर एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग विषय के तौर पर वैसी पहचान नहीं थी। अच्छा, तो चलिए इसकी शुरुआत पर ही चलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आता है। उन्हें समाजशास्त्र का पितामह मतलब जनक माना जाता है, और उन्होंने ही 1838 में ये शब्द दिया सोशियोलॉजी, है ना। लैटिन के सोशियस यानी समाज और ग्रीक के लोगोस यानी विज्ञान या अध्ययन, इन दोनों को मिलाकर। पर इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि इससे बस 3 साल पहले 1835 में उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स कहा था, सामाजिक भौतिकी। हाँ हाँ बिल्कुल, सोशल फिजिक्स। और ये नाम अपने आप में बहुत कुछ बताता है ना। कॉम्टे ये सब सोच रहे थे उस जमाने में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उसने पूरे यूरोप को हिला दिया था। पुरानी व्यवस्थाएं वो सब टूट रही थीं। समाज में भारी उथल पुथल मची हुई थी। फिर साथ में औद्योगिक क्रांति भी चल रही थी। शहर तेजी से बढ़ रहे थे और उनके साथ नई नई सामाजिक समस्याएं, गरीबी, अपराध, भीड़ भाड़, ये सब सामने आ रहा था। तो कॉम्टे को लगा कि भाई जैसे प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए भौतिकी मतलब फिजिक्स जैसे विज्ञान है, वैसे ही इस बदलते और कई बार बिगड़ते हुए समाज को समझने के लिए भी एक विज्ञान होना चाहिए। एक ऐसा विज्ञान जो समाज के नियम खोज सके, उसे व्यवस्थित कर सके। तो ये उथल पुथल ही एक तरह से इस नए विज्ञान के जन्म की वजह बनी। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल, इसी सामाजिक और बौद्धिक माहौल में एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित नजरिए की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। वैसे एक और बात सामने आती है स्रोत से। एक और बड़े विचारक थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने इस नए विज्ञान के लिए एक और नाम सुझाया था, इथोलॉजी। इथोलॉजी। हाँ, लेकिन वो चला नहीं। कॉम्टे का दिया नाम सोशियोलॉजी ही ज्यादा पसंद किया गया और वही आज तक चल रहा है। हालांकि ये भी सच है कि शुरुआत से ही इस बात पर काफी बहस रही कि इसकी ठीक ठीक परिभाषा क्या हो। अलग अलग विचारकों ने इसे अपने अपने तरीके से देखा। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो सामग्री हमारे पास है, इसमें इंकल्स की एक किताब है व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसका जिक्र है। इंकल्स कहते हैं कि समाजशास्त्र को समझने के 3 मुख्य रास्ते हो सकते हैं, या कह लिए 3 नजरिए: ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक। जैसे 3 अलग अलग चश्मे हों इस विषय को देखने के लिए। तो पहले ऐतिहासिक रास्ते की बात करें, ये हमें उन लोगों तक ले जाता है जिन्होंने इसकी नींव रखी। हाँ, तो इस ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो कुछ बड़े नाम हैं इसमें। सबसे पहले तो ऑगस्ट कॉम्टे खुद। उन्होंने समाजशास्त्र को 2 हिस्सों में बांटा। एक सामाजिक स्थैतिकी मतलब सोशल स्टैटिक्स, जो समाज की संरचना, व्यवस्था, वो चीजें जो समाज को जोड़े रखती हैं, उनकी बात करता है। और दूसरा सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनामिक्स, यानी समाज में बदलाव कैसे आता है, प्रगति कैसे होती है। उनका फोकस समाज की बड़ी तस्वीर, मैक्रो लेवल पर था। बिल्कुल, कॉम्टे ने एक तरह से वो बुनियाद रखी। फिर आए हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की, एक ऑर्गेनिज्म से। उनकी किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को परिवार, राजनीति, धर्म, उद्योग, इन जैसी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये सब जैसे समाज रूपी शरीर के अलग अलग अंग हो। ये भी एक तरह का मैक्रो लेवल नजरिया ही था। लेकिन फिर कुछ और विचारक आए जिन्होंने थोड़ा अलग सोचा। जैसे कि एमिल डुर्खीम, उनका नाम भी है सामग्री में। हाँ बिल्कुल, डुर्खीम। इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि देखो, समाज सिर्फ व्यक्तियों का जोड़ नहीं है, समाज का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट्स की बात की,
ये क्या है? ये समाज के सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके हैं जो व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालते हैं। हमें शायद पता भी ना चले, पर वो दबाव होता है, जैसे कानून, रीति रिवाज, नैतिकता, ये सब। अच्छा। तो दुर्खेम के लिए समाजशास्त्र इन्हीं सामाजिक तथ्यों और सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान था। उन्होंने तो आत्महत्या जैसी चीज जो हमें बिल्कुल व्यक्तिगत लगती है, उसका भी सामाजिक विश्लेषण कर डाला। तो ये एक बड़ा बदलाव था, फोकस व्यक्ति से हटकर समाज पर आ गया। तो कॉम्टे और स्पेंसर समाज की बड़ी संरचना देख रहे थे और डुर्खीम ने समाज के दबाव पर फोकस किया। फिर एक और नाम आता है मैक्स वेबर। उनका नजरिया कैसे अलग था इनसे? हाँ, वेबर ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ दिया। देखिए, जहां डुर्खीम समाज के बाहरी दबाव की बात कर रहे थे, वेबर ने व्यक्ति की सामाजिक क्रिया, मतलब सोशल एक्शन, और उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमें यह समझना होगा कि लोग जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं, उनके लिए उस काम का मतलब क्या है, और वो कैसे दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं। तो फोकस समाज की बड़ी संरचनाओं या बाहरी दबावों से हटकर व्यक्ति के एक्शन और उसके सब्जेक्टिव मीनिंग, मतलब व्यक्तिपरक अर्थ पर आ गया। अच्छा, तो ये जो ऐतिहासिक रास्ता है, ये हमें दिखा रहा है कि कैसे समाजशास्त्र का फोकस धीरे धीरे बदला, बड़ी संरचनाओं से सामाजिक दबावों पर और फिर व्यक्तिगत क्रियाओं और उनके मतलब तक। ये तो हुई इतिहास की बात। अब वो दूसरा रास्ता कौन सा था? अनुभाविक मार्ग। अनुभाविक मार्ग, हाँ, एम्पिरिकल पाथ। ये एक तरह से वर्तमान पर नजर डालता है। ये कहता है कि अगर हमें जानना है कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये देखो कि आज के समाजशास्त्री असल में किन चीजों पर काम कर रहे हैं, किन समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। ये जमीनी हकीकत को देखने जैसा है। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई, समाजशास्त्र का दायरा तो बहुत फैल गया है। इसी नजरिए से समाजशास्त्र की कई शाखाएं या उपक्षेत्र बन गए हैं, जैसे गांव के जीवन और उनकी समस्याओं का अध्ययन करने वाला ग्रामीण समाजशास्त्र यानी रूरल सोशियोलॉजी, हाँ। शहरों की बनावट, वहां की जिंदगी, समस्याएं, उनको समझने वाला नगरीय समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी, व्यक्ति के व्यवहार पर समाज और समूह का क्या असर पड़ता है, ये देखने वाला सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। हाँ, ये तो कई नाम सुने हैं। और भी हैं। अपराध शास्त्र है, औद्योगिक समाजशास्त्र है, राजनीतिक समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब उपक्षेत्र विशिष्ट सामाजिक मुद्दों पर गहराई से काम करते हैं। तो मतलब ये रास्ता हमें ये दिखाता है कि समाजशास्त्र सिर्फ पुराने विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज की दुनिया से, आज की समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। ये अनुभाविक मार्ग समाजशास्त्र की जीवंतता दिखाता है, उसकी रेलेवेंस दिखाता है। देखिए, जैसे जैसे समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी का असर है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, समाजशास्त्री उन पर रिसर्च करते हैं। ये सिर्फ हवाई सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं का अध्ययन है। और ये अक्सर फील्ड वर्क पर, डेटा कलेक्शन पर आधारित होता है। ये दिखाता है कि समाजशास्त्र कैसे लगातार इवॉल्व हो रहा है, समाज के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। ठीक है। अब तीसरा और आखिरी रास्ता बचा, विश्लेषणात्मक मार्ग, एनालिटिकल पाथ। इसका क्या काम है? ये जो हमारे पास जानकारी है वो बताती हैं कि विश्लेषणात्मक मार्ग का काम है हदें तय करना, मतलब बाउंड्री बनाना, ये बताने की कोशिश करना कि क्या समाजशास्त्र है और क्या नहीं है। ये विषय की पहचान को और साफ करने की कोशिश है। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया है, समाज सुधार का काम। जैसे महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद, इन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए कितना काम किया, लेकिन इस विश्लेषणात्मक नजरिए से उनका काम समाज शास्त्र का हिस्सा नहीं माना जाता। हाँ, और ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि भाई ऐसा क्यों? समाज सुधारक भी तो सामाजिक समस्याओं से ही जूझते हैं ना, उन्हीं को तो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उन्हें समाजशास्त्र के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? तो क्यों, क्या वजह बताई गई है? वजह ये बताई गई है इस नजरिए के अनुसार कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य, उसका प्राइमरी गोल जो है, वो समाज की संरचनाओं, प्रक्रियाओं, संस्थाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, उनको समझना है ऑब्जेक्टिव तरीके से, तटस्थ होकर। लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना, ये समझना कि समाज कैसे काम करता है। समाज को बदलना या उसके लिए आंदोलन करना, एक्टिविज्म जिसे कहते हैं, वो समाजशास्त्र का प्राथमिक काम नहीं है। भले ही कोई समाजशास्त्री व्यक्तिगत तौर पर उससे प्रेरित हो या जुड़ा हो, यहाँ जोर वैज्ञानिक समझ पर है, व्यवहारिक हस्तक्षेप पर नहीं। ये कोशिश है
विषय को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में स्थापित करने की। तो अगर हम इन तीनों रास्तों को ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक, इनसे जो बातें निकली उनको अगर जोड़कर देखें तो समाजशास्त्र की एक परिभाषा क्या बनती है? हाँ, अगर हम इन सबको मिलाएं तो संक्षेप में कह सकते हैं इस जानकारी के आधार पर कि समाजशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज का, उसमें बनने वाले अलग अलग समूहों का, सामाजिक रिश्तों का, संस्थाओं का, जैसे परिवार, सरकार, धर्म वगैरह, और समाज में जो बदलाव होते रहते हैं उन सब का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। ये समझने की कोशिश करता है कि समाज कैसे बनता है, कैसे चलता है और कैसे बदलता है। ये हमारे आसपास की जो सामाजिक दुनिया है ना, उसको समझने का एक खास लेंस, एक खास नजरिया देता है। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि समाजशास्त्र का सफर कैसे शुरू हुआ। अगस्ट कॉम्टे ने नाम दिया, फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं ने इसकी जरूरत पैदा की, और फिर इंकल्स के बताए 3 रास्ते, ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक, इनके जरिए हमने ये समझने की कोशिश की कि इस विषय का स्वभाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। ऐतिहासिक रास्ते ने हमें जड़ों तक पहुंचाया, आनुभविक ने दिखाया कि ये आज कितना जरूरी और प्रासंगिक है, और विश्लेषणात्मक ने इसकी सीमाएं क्या हैं ये समझने में मदद की। कुल मिलाकर कहें तो ये समाज को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने का तरीका है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है जिस पे शायद और सोचा जा सकता है। हमने देखा कि विश्लेषणात्मक मार्ग जो है वो समाजशास्त्रीय विश्लेषण और समाज सुधार के बीच एक रेखा खींचता है। कहता है कि समाजशास्त्र का काम विश्लेषण करना है, सुधार करना नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या समाजशास्त्रीय विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलते हैं, मतलब समाज की संरचनाओं की समझ, असमानताओं की समझ, समस्याओं की गहरी समझ, क्या वो समाज सुधार की कोशिशों को दिशा नहीं दे सकते, उनको रास्ता नहीं दिखा सकते? ये तो है। हाँ, मतलब भले ही समाजशास्त्र खुद सुधार का झंडा ना उठाए, लेकिन उसने जो ज्ञान पैदा किया है वो उन लोगों के लिए तो बहुत कीमती हो सकता है ना, जो वाकई समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये एक तरह से विश्लेषण को उसके संभावित इस्तेमाल से जोड़ता है, बिना उस अंतर को मिटाए जिसकी बात स्रोत में है। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक समझ व्यवहारिक कामों की, प्रैक्टिकल एक्शन की नींव बन सकती है। वाकई ये सोचने वाली बात है। समाजशास्त्र की दुनिया में हमारी आज की ये खोज यहीं समाप्त होती है।